जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के कुछ बच्चे कह रहे थे एक एडजस्टमेंट करवानी है, तो इनको अब मैंने घर भेज दिया था, सुबह बुलाया है अगले दिन 10 मिनट के लिए ये तशरीफ़ लाए हैं। तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट हम करवा रहे हैं जी, चैप्टर 19 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23। अब्दुल्ला देखो जाके क्या देखो यार, देखो जो मेरी ज़रूरत है ना बुलाना मुझे। पेज 394। हाँ हाँ, उसका टेक्स्ट नहीं, वो लाइक बच्चा है। नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, पॉइंट 4, एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड, 2016 का साल है हमारा। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2014। यार ये कल वाला लिखा हुआ है, आप लोगों ने मिटाया ही नहीं अभी तक। हद होगी यार, पूरा दिन कोई इस कमरे में नहीं आया। अच्छा, एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू बदर, भाईजान ऑप्शन है या शेयर्स खरीद लिए हैं? ऑप्शन है, कागज का टुकड़ा है ना। आ कागज का टुकड़ा वॉज गिवन टू बदर इन अगस्त 14। हमारा साल कौन से यार? पेज है 394, टेक्स्ट ईयर 16। एन ऑप्शन वॉज ग्रांटेड टू बदर इन अगस्त 2014 टू एक्वायर 2500 शेयर्स इन HFL's पेरेंट कंपनी मामू PLC listed on Hong Kong Stock Exchange. ऑप्शन वॉज ग्रांटेड, तो अगस्त 2014 ऑप्शन रिसीव्ड या ऑप्शन परचेज्ड, जो भी पैसे देके दी होगी या जो भी है ऑप्शन, इस पे भाई ये टैक्सेबल नहीं है, आपको पता है। ऑप्शन का मिलना टैक्सेबल नहीं है अनलेस के ऑप्शन एक्सरसाइज हो के आप क्या खरीद लें? शेयर खरीद लें। सिर्फ ऑप्शन मिली है ना, अभी कागज का टुकड़ा मिला है। An option was granted to Badr in August to acquire 2500 shares in HFL's parent company Mamu PLC. However, the option was exercisable after completion of 1 year of service. ये वो कंडीशन नहीं है जो हमने क्लास में पढ़ी थी। वो कंडीशन होती है तुम्हें शेयर मिल गए, तुम शेयर नहीं बेच सकते। वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन होती थी तुम्हें शेयर मिल गए, तुम शेयर नहीं बेच सकते। अगले को जब हमने ऑप्शन दी ना, तो हमने कहा कागज के टुकड़े को शेयर्स में कन्वर्ट तुम अभी नहीं करा सकते, थोड़े से बात करवा लेना, कोई मसला नहीं, खैर है। ऑप्शन को बस अपनी जेब में डाली रखें। तो आप इनको 1 साल तक किस में कन्वर्ट नहीं करवा सकते? शेयर्स में। इसका मतलब है ऑप्शन 1 साल तक किस में पड़ी रहेगी? जेब में। और ऑप्शन पे टैक्स कब लगता है सुनिएगा, या जब ऑप्शन बेच दें या ऑप्शन जमा करवा के क्या खरीद लें? शेयर्स। बदर पेड एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख टू एक्वायर द ऑप्शन। इसका मतलब है ऑप्शन सिर्फ रिसीव नहीं हुई थी, बल्कि ऑप्शन परचेज हुई थी। लेकिन ऑप्शन परचेज होने पे कोई टैक्स नहीं होता। 2 लाख रुपए की ऑप्शन खरीदी है। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज, भाई ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू क्रॉस करनी है जब तक कि ऑप्शन बेच ना दें, जब तक कि ऑप्शन ऑन यकम सितंबर 15, साल गुजर गया तकरीबन साल गुजर गया, साल से भी कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। ऑन यकम सितंबर 15 ही पेड 3 लाख टू एक्वायर द शेयर्स। इवेंट का नाम बताएं, सितंबर 15 में इवेंट का नाम बताएं। एक्वायर शेयर्स। अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई शेयर्स पे तो नीचे मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा, अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगी हुई शेयर्स पे तो नीचे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। अब मुझे देख लें रिस्ट्रिक्शन लगी है या नहीं लगी। अब बता दें क्या कंपनी का मालिक बन गया हूं मैं? बिल्कुल बन गया हूं। ऑप्शन मैंने जेब से निकाली होगी, कागज का टुकड़ा जमा कराया होगा, जमा करा के मैंने जेब में क्या डाली होंगे? शेयर। अब देखना है रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, छुपा छुपा के रखने वाले हैं या दिखा दिखा के रखने वाले हैं। 3 लाख रुपए आपने दिया है। द शेयर्स वर इशूड टू हिम ऑन 15 सितंबर। यकम सितंबर को आपने शेयर खरीदे, मिल गए उसको 15 दिन बाद। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज इतने। अल्लाह का शुक्र है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो शेयर्स मुझे मिल गए हैं सितंबर 15 में। इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग डाल के मैं करूंगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर एंड माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। अच्छा जी, शेयर्स जब मिले हैं भाईजान कितने के हैं? 375। टोटल शेयर कितने हैं? 2500। तो 2500 को अगर मैं 375 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेट विल बी माय फेयर वैल्यू। क्वांटिटी बताया करें पहले, 2500, एक की प्राइस 375, क्या क्या आ गया? 9375
75। कॉस्ट ऑफ शेयर ढूंढे 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 ढूंढे, आउटफ्लो, ही पेड 3 लाख टू एक्वायर शेयर्स, ही पेड 3 लाख टू एक्वायर शेयर्स, 937.5, 3 लाख इज कॉस्ट ऑफ शेयर। ऊपर जाएं, ये जो राइट है ये खरीदा है या ये मुफ्त में मिला था? पेड 2 लाख, पेड 2 लाख, तो राइट बाय किए। सैलरी में कोई चक्कर नहीं होता 75% वाला। 437.5, ये साल कौन सा बन रहा है? टैक्स ईयर 2016, तो हमारे न्यूमेरिकल देखें जरा किस साल के हैं? 16 के, तो ये सैलरी में चला जाएगा, 437.5 सैलरी इनकम में चला जाएगा। डन। अच्छा, इसमें यार कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्या कहते हैं इसी तरह सॉल्व करें, आप पेपर में इस तरह भी कर सकते हैं, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी के जब न्यूमेरिकल चल रहे हैं ना और सैलरी में आ रहा है बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस चलते चलते, तो आपको यहां तक भी इजाजत है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर्स रिसीव्ड का लफ्ज लिख के 2500 ज़रब 375 माइनस 300 माइनस 200, पेपर में इसकी भी इजाजत है। डन। अच्छा जी, सैलरी में कितना चला जाएगा बोले? 437.5 ऑन 15 जून 16, एक साल के अंदर अंदर, ऑन 15 जून 16 ही सोल्ड 2000 शेयर्स। कितने बेच दिए? किस दिन? इस दिन क्या मिला था? राइट, इस दिन शेयर मिले थे। अब क्या इवेंट हुआ है? डेट बताएं। 15 जून 2016, इस दिन क्या हो रहा है? इवेंट का नाम बताएं, इवेंट का नाम। शेयर्स सोल्ड। पहले इवेंट का नाम क्या था? ऑप्शन परचेज। दूसरे इवेंट का नाम और तीसरे इवेंट का नाम शेयर सोल्ड। शेयर सोल्ड के अंदर 2000 शेयर इसने बेचे हैं, नेट पैसे मिले हैं 875। ओए होए होए होए, नेट पैसे मिले हैं 875। दिस अमाउंट इज नेट ऑफ बैंक चार्जेस एंड बैंक कमीशन। पैसों को जरा मुझे ग्रॉस कर लेने दें, पैसों को ग्रॉस कर लेने दें। इसका मतलब है बिके तो महंगे होंगे ना। नेट पैसे कितने मिले हैं? 875। इसको ग्रॉस करें, +5 +10 8। असल में होता यह है कि बाहर के मुल्क में जब आपको पैसे मिले होंगे ना तो वो 890 मिले होंगे, रास्ते में ब्रोकर ने पैसे काट लिए होंगे अपने, रास्ते में बैंक ने अपना हिस्सा काट लिया होगा, आप बेचारे को 875 मिले होंगे। याद रखिएगा, इनकम में कभी भी रिसीव्ड अमाउंट नहीं जाती। जैसे डिविडेंड होता था ना 85, तो 85 में हम 15 जमा करके उसको 100 कर लेते थे, समझ आ रही है? तो इसलिए मुंह के ऊपर पूरी ग्रॉस फिगर जानी चाहिए, ग्रॉस फिगर जानी चाहिए। तो मिले कितने मुझे? 875, लेकिन बने कितने थे मेरे? 890। इस 5 और 10 का क्या करना है मैं अभी बताता हूं। अच्छा, लेस आपको याद आ रहा होगा, A + B + C, वेयर इज द कॉस्ट ऑफ शेयर, B इज द कॉस्ट ऑफ राइट एंड C इज कॉस्ट ऑफ शेयर। पकड़े ऊपर से पकड़े, 300 कॉस्ट ऑफ राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका शॉर्टकट भी पेपर में अवेलेबल है, 937.5 को डायरेक्ट उठा लें जी। 937। एक काम आपने करना है, मिले थे 2500, बिके 2000, तो एक काम किसी को याद हो मैंने करवाया था, इसको क्या करें? डिवाइड कर दें 2500 से और मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, क्योंकि ऊपर कंसिडरेशन भी 2000 की पड़ी है, तो नीचे जो है 7 एग्जैक्ट 140। अब देखना यह है कि ये कैपिटल गेन है, नॉर्मल रिजीम या सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज हैं। उसके लिए हमें पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद डिसाइड होगा कि होल्डिंग पीरियड 75% वाला रूल लगाना है या नहीं लगाना। तो इसके लिए मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि मामू पीएलसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? मामू पीएलसी के शेयर्स है ना,
तो ये कहाँ लिस्टेड है? तो पहली बात हो गई, ये पाकिस्तान में लिस्टेड नहीं है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं, ना फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए, ना पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अ कंपनी विच इज नॉट इज कॉल्ड एज अब प्राइवेट कंपनी है, तो फिर होल्डिंग पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 70, एक साल से अगर ज्यादा हो, मादरत सही ही कह रहे हो आप, होल्डिंग पीरियड एक साल से कम है, ये कम सितंबर 15 और 15 जून 16, इसमें एक साल से कम है, इसलिए होल्डिंग पीरियड को बोलें 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? तो हेडिंग क्या दे दें? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम। तस्वीर ले लें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम। क्या? हाँ 5 और 10 को माइनस करना था, सॉरी, वो मैंने असल में वो जल्दी डाली हुई आप लोगों के चेहरों ने, इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेस 5 और 10 कितना? 15 ये खर्चा है नॉर्मल, माइनस करने की जरूरत है। पेज नंबर क्या है? 394, बस ठीक है, वो पॉइंट वो खुद ही ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये चैप्टर 19 में किसी ने मुझे बताया था कि एक जगह रेट लगा हुआ है, पता नहीं 12.5 15 लगना चाहिए था, 15 लगा हुआ है 12.5 लगना चाहिए था, किसने बताया था? पॉज करो ज़रा। अच्छा ये पेज था, पेज 440, यहाँ 15% लगा हुआ था, यहाँ 12.5 लगेगा। और बाकी कोई क्वेश्चन नंबर 3 था चैप्टर 19 में, वहाँ रीलोकेशन ऐड हुआ था। रीलोकेशन ऐड होता है या एग्जाम्प्ट होता है? एग्जाम्प्ट होता है, रीलोकेशन अलाउंस, पेज 440। हाँ वो रीलोकेशन गलती से एक जगह ऐड हुआ है, पता नहीं क्वेश्चन नंबर 3 4 है, वो गलती से ऐड हुआ है, वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए था। ठीक है यार, ये स्क्रीन बंद हो गई है, अल्लाह हाफिज़।